साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर विक्रम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। और ये बार बार बहुत सारे सवाल खड़ा करते हैं आप यूनिवर्सिटी में कि जात के आधार से नंबर दिए जाते हैं। और सर अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक गाइडलाइन जारी हुआ है यूजीसी को कि वो डाटा मांगे हैं कि आप रिपोर्ट तैयार करके दीजिए कि जो एससी एसटी के बच्चों के साथ जो भेदभाव कैंपसों में होता है उसका डाटा मांगा है। आपने बार बार ये सवाल खड़े किए हैं, तो इस पर इसको लेकर आप प्रकाश डालिए सर। अभी जो आज के ही अखबार सभी अखबारों में ये आया हुआ है कि पायल तडवी की मां और रोहित बिमला की मां सुनीता बिमला ने सुप्रीम कोर्ट में ये जनहित याचिका दायर किए हैं कि चूंकि पायल तडवी की कहानी भी सबको पता है कि उन्होंने फांसी लगा लिया था क्योंकि उसके बच्चों ने जाति के आधार भेदभाव किया था। उसी तरह से रोहित बिमला के बारे में भी सबको पता है। तो इस आधार पे दोनों माओं ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर किया। उन्होंने एक आंकड़े भी प्रस्तुत किए हैं कि 50 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, ये सभी अखबारों में है। लेकिन सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब अभी ये जो मैटर आया है, अब इससे पहले भी तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता है कि कई घटनाएं ऐसे घट गई। इसकी थोरट कमेटी हमारे पास है, 2007 की कमेटी रिपोर्ट है, 2010 में बालचंद मुंगेकर कमेटी रिपोर्ट आई है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए था पहले। इससे पहले भी जो एससी कमीशन बना ही क्यों? कमीशन बनने के पीछे यही तो रीजन था कि भारत में जातिगत भेदभाव हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो कमेटी बनी है, उन्होंने यूजीसी से जो मांगा है, मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा। क्योंकि अब फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये लीपापोती कर दी जाएगी। यूजीसी ने सारी यूनिवर्सिटीज को लेटर जारी करेगा कि आपके यहाँ जातिगत घटनाएं हुई हैं, तो क्या यूनिवर्सिटी ये कहेगी कि जातिगत घटनाएं? यूनिवर्सिटी तो कहेगी नहीं। वो तो कहेगी कि हमारे यहाँ जातिगत घटनाएं नहीं है। क्यों नहीं कहेगी? क्योंकि हर यूनिवर्सिटीज में कुछ एससी के प्रोफेसर हैं, कुछ ओबीसी के प्रोफेसर हैं। इन्हीं के माध्यम से कमेटी बनाएगी, बना करके भेज देगी कि नहीं देखिए हमारे यूनिवर्सिटी में कोई घटनाएं नहीं घट रही। लेकिन ये सरासर गलत होगा। यह बात सुप्रीम कोर्ट के भी लोग भी जानते हैं, यह बात आपके हाई कोर्ट के लोग भी जानते हैं, या लोअर कोर्ट के लोग भी जानते हैं, यह बात हायर एजुकेशन के लोग भी जानते हैं, तमाम वाइस चांसलर भी जानते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते थे कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना चाहिए, है ना, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ये मेजॉरिटी के आधार पे आपने सरकार तो बना लिया, पर यू आर नॉट अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। क्या मोदी सरकार एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है? मोदी सरकार के ही समय में ये बात आई है। ये बात जो यूपीए की सरकार थी तब भी थी। तो कम से कम भला हो मनमोहन सिंह का कि उन्होंने इसके थोड़ी कमेटी बनाई। पर क्या मोदी साहब ऐसी कमेटी बना सकते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की रिकमेंडेशन के बजाय मोदी सरकार को इन सभी रिकमेंडेशन के आधार पे एक कानून लाना चाहिए, एक बिल लाना चाहिए पार्लियामेंट में। और इस बिल के माध्यम से वो सभी प्रोफेसर जो जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं उनकी नौकरी सस्पेंड हो या टर्मिनेट हो। जी, जब तक ये नहीं होगा तब तक ये बात संभव नहीं है। मैं लेकिन जो छुप कर बैठे द्रोणाचार्य, जैसे इतिहास काल में द्रोणाचार्य ने अंगूठा काटे थे, आज भी तमाम एससी एसटी ओबीसी के बच्चों उनके अंगूठे काटे जा रहे हैं, फिर भी उन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। ये लड़ाई नहीं लड़ते हुए नजर आते बच्चे आज के देश में। उनके अंदर डर बैठ गया कहीं ना कहीं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मनोभाव जो है आपके अंदर, डर किस तरह से पैदा किया? एक डर ये है कि पहला डर तो यही है कि भाई आपको अगर यूनिवर्सिटी में रहना है तो आपको यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के बारे में जय कहना होगा, तो या टीचर के बारे में जय कहना होगा कि सेमेस्टर सिस्टम है तो नंबर काट लेंगे। दूसरा ये क्लियर कट इसलिए नहीं कह सकते कि ज्यादातर हमारे समाज के बच्चे गरीब बैकग्राउंड के होते हैं, नॉन कन्वेंशनल बैकग्राउंड के होते हैं, इसलिए हिम्मत इनके पास नहीं पड़ती है। ये तो आपको हिम्मत सरकार को दिखानी पड़ेगी ना। यदि आप 3 तलाक का मुसलमानों तो डिमांड नहीं किए थे, क्या डिमांड किया था कि भाई आप 3 तलाक का मैटर लेकर आओ? मुसलमान डिमांड नहीं कर रहे थे, आप लेकर आए। तो आप 3 तलाक पे कानून बना सकते हैं। आपने 370 पे भी उसको खत्म कर दिया। ये हमने डिमांड नहीं किया था, ये आपने डिमांड किया था और आप लेकर आए। तो अगर आप इतना समझते हैं, इतना संवेदनशील हैं, तो आप भी कानून का एक बिल लेकर आइए कि जाति के आधार पर अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में जाति के आधार पर किसी ने किसी भी तरह से पाया गया तो उनका नौकरी सस्पेंड होगा, टर्मिनेट होगा, इंक्लूडिंग वाइस चांसलर। ये जेल जाएंगे इस तरह पे। यह साबित कैसे होगा? क्योंकि साबित तो होता नहीं है।
तो साबित होने के लिए मैं कह रहा हूं कि बाहर से कोई कमेटी बने, जो जैसे एससी कमीशन बना है ऐसे यूनिवर्सिटी के लिए एक कमीशन बने और उनके सामने इवैल्यूएशन किया जाए, या अगर कोई टॉप करता है तो ये पता करने के लिए किस आधार पे टॉप किया है ये बात, और आपने टॉप कराया है तो उस प्रोफेसर को उसके सामने जाना चाहिए, उस कमीशन को फेस करना चाहिए। जब तक अपर कास्ट के प्रोफेसर पे लगाम नहीं लगेगा तब तक ये बात होती रहेगी। अगर देखिए 15% रिजर्वेशन जब लागू हुआ तभी तो हम लोग आ पाए, तो लगाम लगाइए ना। आप डोमेस्टिक वायलेंस के लिए कानून बना रहे हैं, आप 498 का कानून बना, आपने बनाया कास्ट दहेज को लेकर तमाम तरह के कानून बना रहे हैं, आप ये पीए लगा रहे हैं, देशद्रोह का कानून बना रहे हैं। तो मेरा मांगना है कि क्यों नहीं आप जाति के आधार पर जो नंबर दे उसके कानून क्यों नहीं ला रहे हैं सर? लेकिन अभी से देश में हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही है, अब कहा जा रहा है सारी जातियां खत्म हो जाएंगी। हाँ, और तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो सब मामला ही खत्म हो जाएगा ना। कहाँ आप जी रहे हैं किस ख्याल में? हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ तो ये कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए तो क्या तब तो नहीं होगा ना SC ST OBC के साथ कुछ ऐसा? अच्छा, हिंदू राष्ट्र में ये जातिगत भेद, हिंदू राष्ट्र की वजह से तो हम लोग परेशान है। ये अघोषित हिंदू राष्ट्र चल रहा है, आप इसको समझिए। भारत ऑलरेडी एक हिंदू राष्ट्र है, एक अघोषित राष्ट्र है। अगर भारत डेमोक्रेटिक सेटअप होता तो अब बाबा साहब को उस शब्द को याद कीजिए, पार्लियामेंट उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि आज भले ही हम अपने देश के संविधान को लागू कर रहे हैं पर ये कंट्राडिक्टरी है। क्यों कंट्राडिक्टरी है? कि एक वोट तो हमें मिल गया राजनीतिक रूप से, लेकिन सामाजिक रूप में आज भी हम डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रहे हैं। तो जो मैंने आपको बताया कि ये एक ऑर्डर है, कास्ट सिस्टम एक ऑर्डर है और एक हेजिमनी है, एक स्ट्रक्चर है, एक सुपर स्ट्रक्चर है। जब तक इसको आप जो दिलो दिमाग में कास्ट बैठा हुआ उसको जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक जाति टूटेगा नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि कोई प्रोफेसर अपनी जाति ना लगाए। क्यों आइडेंटिफाइड हो भाई? कोई प्रोफेसर क्यों, कोई वाइस चांसलर क्यों अपना नाम लगाएगा कि हम फलाने त्रिपाठी, फलाने शुक्ला, फलाने श्रीवास्तव? क्यों लगाएगा? आपको जाति लगाकर आप एहसास कराना चाहते हैं ना कि तुम हमसे नीचे के हो। आप बताइए, जो दलित लोग हैं जो तो अपनी जाति कितना लगाते हैं। तो सर आपने साफ तौर पे जो मांग की कि आपको ये यूनिवर्सिटी से डाटा ना मांगे बल्कि अलग से कोई कमेटी बना दे। जो कमेटी SC ST और जो आने वाले कम्युनिटी है इन पे जो अत्याचार होता है इनके रिपोर्ट बाहर से जारी हो, उसका जो अध्यक्ष हो, उसका जो मेंबर हो वो हमारे ही समाज का होना चाहिए। हमारे समाज का होना, बाहर तो क्या लगता है इससे भला हो जाएगा समाज? कुछ तो रोक लगेगी। देखो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में क्या, इस देश में जब तक क्रांति नहीं होगा तब तक जाति नहीं टूटेगी। लेकिन हम क्रांति कर नहीं पा रहे हैं, हमारे लोगों में ताकत नहीं, क्योंकि हम ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार बना भी नहीं पा रहे हैं। तो मैंने क्या, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्यों कहा? भाई मैं ये कह रहा हूँ कि आप माइनॉरिटी में, तो क्या आपका अधिकार नहीं है? आपने एक सवाल उठाया जैसे नट बिरादरी है, इसका सवाल उठाया क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी में, अगर माइनॉरिटी में तो क्या उसका अधिकार नहीं है? ऐसे तमाम जातियां हैं जो माइनॉरिटी में, तो सरकार कभी बना नहीं सकती, मेजोरिटी में ला नहीं सकती। तो बाबा साहब ने क्या कहा था? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए, जिम्मेदारी वाला सरकार चाहिए। तो जिम्मेदारी की जब सरकार आएगी तो जो समाज का निचला तबका है उसको भी बराबरी का लाभ मिलेगा। वो भी पार्लियामेंट में जाएंगे, वो रिकमेंडेशन के माध्यम से जाएंगे, रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से जाएंगे। तो रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है तो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेशन प्लस रिस्पॉन्सिबल, ये दोनों सरकार है। यदि आप इलेक्टेड नहीं है, मान लीजिए आप इलेक्टेड नहीं है, तो आप सरकार आप रिप्रेजेंट कर दे, पार्लियामेंट में कर सकती है ना जी। जरूरी नहीं कि विक्रम चुना जाए। आप मुझे जैसे किसी कॉलेज का प्रिंसिपल आप बना सकते हैं, आपके हाथ में। मैं बता रहा हूं कि जब वाइस चांसलर ये जो चुनाव होता है वाइस चांसलरशिप का, इसमें सरकार सीधे से हस्तक्षेप करती है। तो क्या राष्ट्रपति को दिखाई नहीं पड़ रहा है कि एक ST का, एक SC का, जबकि 49 वाइस सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक SC का वाइस चांसलर कैसे पता चलेगा? आप अगर आबादी भी देखेंगे तब भी आबादी के हिसाब से हम ज्यादा है, तो आप भाई 85% वाइस चांसलर बनाइए ना। तो जब 85% वाइस चांसलर बनेंगे तब तो कोई कमेटी रिकमेंड हो पाएगी। क्यों कोई रिकमेंड करे? अपर कास्ट क्यों करे? अपर कास्ट को लगता है कि अघोषित हिंदू राष्ट्र में अपर कास्ट को अघोषित लाभ मिलता है, रिजर्वेशन का अघोषित लाभ मिल रहा है। कुल मिला के ये सिस्टम जो बना हुआ है, लोग आरक्षण पे सवाल उठाते हैं, जो लोग
बताते हैं कि सब कुछ अब आरक्षण की मलाई खा ली है, लेकिन अभी देखने को मिला, अभी डाटा बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटियों में जो बैठे वाइस चांसलर उन्हीं के हैं। तमाम पदों पे, बड़े-बड़े पदों पे देख लीजिए, चाहे आईएएस, हाँ, हाँ। आईपीएस, वही लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोग भी आज समाज का जो मलाई बड़ा हिस्सा है, वो लोग खा रहे हैं और 85% का हिस्सा खा रहे हैं। तो साथियों, हमारे साथ थे प्रोफेसर विक्रम, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर कमेटी बनानी ही है, तो बाहर कमेटी बनाई जाए, यूनिवर्सिटी से बाहर, क्योंकि तभी ये जो एट्रोसिटी है, यूनिवर्सिटियों में जात के आधार से नंबर दिए जाते हैं, ये सब बंद होंगे। तो सर, आपने महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए धन्यवाद सर।